Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nasir from FES, class 9th history, chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is the lecture number first of this chapter. जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चला कि इसमें हमें दो हिस्से पढ़ने हैं, सोशलिज्म इन यूरोप, और उसके बाद पढ़ना है हमें द रशियन रेवोल्यूशन। और अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड सोशलिज्म का पढ़ना है, इसका सपोर्ट किन लोगों ने किया, किस तरह से यूरोप में सोशलिज्म जो है ये एक मेन बॉडी बन गई, एक आइडियोलॉजी बन गई जिसके बहुत सारे सपोर्टर्स हुए। और उसके बाद किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन हुई, उसके इवेंट्स कौन कौन से थे। 1905 रेवोल्यूशन पढ़नी है हमें, उसके बाद फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, उसके बाद आफ्टर द रेवोल्यूशन यूएसएसआर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे इस रेवोल्यूशन का क्या असर रहा, ये सारी चीज़ें हमें इंशाल्लाह इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले आज का जो वीडियो नंबर 1 है या लेक्चर नंबर फर्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज। आप सबको पता ही है कि आपने जो पहला चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने देखा उसमें कि किस तरह से पहली बार दुनिया में डिमांड होने लगी, जैसे कि आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स की। तो ये एक ट्रेंड बन गया, एक लोगों को अब हम कह सकते हैं एक उम्मीद मतलब दिखने लगी कि हम चेंज ला सकते हैं। वरना उससे पहले क्या था कि सभी लोग ये मान के चलते थे कि हमें अपने रूलर के साथ लॉयल रहना है, उन्हीं की बातें माननी है। बाकी वो किस तरह से रूल करेगा, क्या करेगा, ये किसी को पता नहीं था। और आप सबको पता है कि यूरोप में सोसाइटी जो थी वो अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई थी। इसका मतलब वहाँ पे इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी सोशल लाइफ में। लेकिन अब लोगों को लगने लगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि हम चेंज ला सकते हैं। तो यूरोप की जो बाकी कंट्रीज थी या एशिया, तो एशिया की कंट्रीज, तो उन सभी लोगों को लगने लगा कि हम ये चेंज ला सकते हैं। इस तरह से जो सोशल चेंज का सिलसिला जारी रहा, इसमें दो तीन किस्म के जो लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में बंटने लगे। तो यहाँ पे हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अगर हम लिबरल्स एंड रेडिकल्स की बात करें, तो ये चाहते थे कि चेंज आए, मतलब हम कह सकते हैं हम सोसाइटी को कलेक्टिवली चेंज करना चाहते हैं। अगर लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स और रेडिकल्स में कुछ ज़्यादा आइडियोलॉजी में फ़र्क नहीं था, लेकिन दो तीन इश्यूज के ऊपर इनकी डिफरेंसेस थी। बाकी ये सेम चाहते थे कि सोसाइटी को चेंज करना चाहिए। अगर हम बात करें लिबरल्स की, ये चाहते थे कि जो हमारे लोग हैं वो सभी लोगों को, हम सभी रिलीजन्स के लोगों को टॉलरेट करें, इसका मतलब सेक्युलरिज्म हो। इसके अलावा डायनास्टिक रूलर्स का रूल ख़त्म किया जाए, उसके बदले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। इसके अलावा वो चाहते थे कि वेल ट्रेन जुडिशरी हो। इसके अलावा वो वोटिंग राइट सिर्फ प्रॉपर्टी एंड मैन को देना चाहते थे। लेकिन रेडिकल्स यहाँ पे क्या करते थे, वो चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, सभी लोगों को चाहे वुमेन भी हो उनको भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। इस तरह से ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखते थे। और रेडिकल्स का मानना ये भी था कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वही गवर्नमेंट बनाएगी, जिस तरह से डेमोक्रेसीज में होता है। लेकिन इसके अलावा जो ग्रुप था कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को हम कह सकते हैं रेस्पेक्ट दिलाना चाहते थे, जो चाहते थे कि चर्च, मोनार्ची वगैरह को भी इक्वल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया वाटरलू वार में, उसके बाद इनका चेंज भी हम कह सकते हैं इनका माइंड भी चेंज हो गया। इनको लगने लगा कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कंट्रीज में, यूरोप में अब लोग जागरूक हो गए हैं, वो रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, इसलिए हमें भी थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज तो चाहते थे लेकिन ग्रेजुअल शिफ्ट, धीरे धीरे। लेकिन लिबरल्स और रेडिकल्स सोसाइटी को पूरी तरह से चेंज करना चाहते थे। इस तरह से सोसाइटी में इन दो तीन किस्म के लोगों के दरमियान जो है सोसाइटी बंटने लगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि इंग्लैंड से शुरू हुई तकरीबन 18th सेंचुरी में, उसके बाद 19th सेंचुरी में फ्रांस और जर्मन स्टेट्स वगैरह में, हम कह सकते हैं सिटीज़ वगैरह में
इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ने लगी। तो इंडस्ट्रीज की मतलब मदद से नई लाइफ हम कह सकते हैं, स्टील लाइफ इमर्ज हुई, रेलवेज वगैरह इस्टेब्लिश किए गए, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो फ्लोरिश हो गई, जिसमें मर्द औरतें हो या बच्चे हो सभी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। वहाँ पे अगर हम बात करें इक्वालिटी में, तो पॉलिटिकल राइट्स की बात होती थी कि हर एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इसके रिलेटेड जो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से वहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि जो कैपिटलिस्ट थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, वो इंडस्ट्रीज को कायम करते थे, बनाते थे और अपने कैलिबर के हिसाब से वहाँ पे वो वर्कर से काम लेते थे। उसके बाद जो बेनिफिट आता था, जो पैसे आते थे, वो सारा का सारा उस प्राइवेट इंडिविजुअल या मालिक का हो जाता था। तो उनमें से थोड़ा सा हिस्सा वो वर्कर्स में देता था। अब अगर हम देखें यूरोप में कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वर्कर्स से लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क कराया जाता था। कहा जाता है कि कई जगहों पे 10 से 12 और कई जगहों पे 12 से 15 घंटे तक दिन में वर्कर से काम लिया जाता है और वर्किंग कंडीशंस भी ख़राब थी। वहाँ पे जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे गंदगी, सैनिटेशन की वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा हाउसिंग प्रॉब्लम थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था जब डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स कम होते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो भी खुद कुछ इंडस्ट्रीज के मालिक थे। वो चाहते थे कि हम ऐसे चेंज वगैरह लाए ताकि जो गरीब लोग हैं अगर ये काम करेंगे तो इससे कैपिटल जनरेट होगा, इससे इनकी लिविंग कंडीशन जो है वो ठीक हो सकती है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो रेवोल्यूशनरीज थे, इन लिबरल्स और रेडिकल्स में बहुत सारे लोग रेवोल्यूशनरीज बने जो चाहते थे कि हम रेवोल्यूशन करें, हथियार उठाए अपनी गवर्नमेंट वगैरह के खिलाफ। जिस तरह से जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया वगैरह में शुरुआत हुई और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सोसाइटी को हम कह सकते हैं चेंज करेंगे, रिफॉर्म करेंगे और अपना निज़ाम वहाँ पे बनाएंगे। तो ये हम अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक्चुअली में मेन फोकस था सोशलिज्म पर, जो कि एक आइडियोलॉजी थी। सोशलिज्म के अगर हम मायने देखें वो है, इट इज़ a political and economic theory of political organization which advocates that the distribution and production should be controlled as a society as a whole। तो सोसाइटी जो है वो सारा कुछ जो है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ख़त्म किया जाए, हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया जाए। वरना क्या होता है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है दो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वर्कर्स उन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो उन इंडस्ट्रीज को हम कह सकते हैं डेवलप कराते हैं, वो वर्कर्स खुद गरीब रहते हैं, वर्किंग कंडीशन उनकी ख़राब है और इसके अलावा लॉन्ग आवर्स तक काम उनको करना पड़ता है और उनकी वेजेस या सैलरी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने सोशलिज्म को सपोर्ट करना चाहा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, तो किस तरह से सोशलिज्म यूरोप में आया, यूरोप में जो आइडियोलॉजी है किस तरह से हम कह सकते हैं शुरू हुई। अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रूट काज है सोशल ये इनइक्वालिटी का या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। अगर यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, कैपिटलिज्म नहीं होगा, तो सोसाइटीज फ्लोरिश कर सकती है। तो सोशलिज्म का जो थॉट है इसका मानना ये है कि हमें सोसाइटी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दे दी। उसके बाद उसमें और भी कोई चीज़ें ऐड होती गई। अगर यहाँ पे हम बात करें रॉबर्ट ओवन, जो कि एक हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो हारमनी इंडियाना यूएसए में वो काम करता था। उसने कहा कि हमें कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए, कोऑपरेटिव कम्युनिटीज। कोऑपरेटिव अब होते क्या है इसमें, जो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और जितना भी वो पैसा एक्यूमुलेट करते हैं, हम कह सकते हैं कमाते हैं, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिस तरह से उन्होंने काम किया हो। जैसे हम
यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कुछ लड़कों ने सही किया कि हम एक इंडस्ट्री बनाएंगे, एक यूनिट बनाएंगे, उसमें हम खुद काम करेंगे, उसके बाद जितना भी उसमें हम कह सकते हैं प्रॉफिट वगैरह आएगा वो आपस में बांट लेंगे। तो इस तरह से सभी लोग आगे बढ़ेंगे। वरना क्या होता है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल इंडस्ट्री बनाता है, उसमें वो वर्कर से काम लेता है, खुद तो वो अमीर बनता है लेकिन वर्कर्स गरीब ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद लुइस ब्लैंक, एक और एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो फ्रांस से था, उसने कहा कि गवर्नमेंट अगर एनकरेज करेगी कोऑपरेटिव्स को तो वो ज़्यादा फंक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ऐसा ही किया कि अपनी बलबूते पर कोऑपरेटिव्स बनाने की कोशिश की तो वो उस तरह से काम नहीं करेंगे। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत बहुत अहम है। फिर उसमें अगर हम बात करें सोशलिज्म का जो मेन एडवोकेट था, जो एक फाउंडर मान मान सकते हैं हम, जिसको कार्ल मार्क्स कहते थे। इसके अलावा इनका और एक साथी था जिसको फ्रेडरिच एंजल्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स खुद जर्मनी से थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, वो हम कह सकते हैं सोशलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे, सोशलिज्म के फाउंडर थे। इन्होंने हम कह सकते हैं किताब लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल, 3 वॉल्यूम्स की वो बुक थी। इसके अलावा एक पैम्फलेट था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन चीज़ों में हम कह सकते हैं इन किताब या पैम्फलेट के ज़रिए इन्होंने मैसेज दे दी कि जो हमारी दुनिया में एक स्ट्रगल चल रही है, इसका नाम है क्लास स्ट्रगल, जो कि अमीरों और गरीबों के बीच में है। इसमें कैपिटलिस्ट जो है वो हमेशा अमीर बनते चले जा रहे हैं, और जो वर्कर्स उनको उनमें फैक्ट्रीज में काम वगैरह करते हैं वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमको ऐसी कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी होगी जिसकी ज़रूरत भी है फ्यूचर को। तो उस सोसाइटी में इस तरह से लोग रहेंगे कि सबके पास इक्वालिटी होगी, सब एक जैसा कमाई करेंगे। तो इस तरह की सोसाइटी हमें डेवलप करनी होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो सपोर्ट कहाँ से सोशलिज्म को मिलने लगा? 1870s के बाद हम कह सकते हैं कि यूरोप में एक बहुत ही हम कह सकते हैं जो सोशलिज्म को मानते थे, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उन्होंने उसका नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल। और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में लेबर पार्टी बनी, इसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी जर्मनी एंड फ्रांस में बनने लगी। अगर हम बात करें 1905 तक, तकरीबन तकरीबन इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहीं भी इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हासिल नहीं की। लेकिन फिर भी इन पार्टीज ने हम कह सकते हैं कॉलिशन के जरिए कुछ जगहों पे रूल करना स्टार्ट किया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सोशलिज्म है एक बहुत ही बेहतरीन एक निज़ाम बना, जो कि फिर रशियन रेवोल्यूशन का भी एक काज बना। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, तो अगले टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, अमान अल्लाह।